वगैरह चेक कर लीजिए आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताइए 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अवध की बेगम हजरत महल। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पहले नंबर का जिनका भी जवाब बी नंबर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 1857 जब विद्रोह आपका हुआ था, सभी को पता है विद्रोह जो आपका हुआ था लखनऊ से, जो आपकी थी अवध की बेगम हजरत महल, इनका नेतृत्व लखनऊ से कर रही थी, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1857 की जो क्रांति आपकी मेरठ से शुरू होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। तो देखिए मौर्य जो अर्थव्यवस्था थी आपकी, ये निर्भर थी आपकी किस पर निर्भर थी, आपको बताना है। ये निर्भर आपकी थी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, ये कृषि पर निर्भर थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, सभी को पता होगा मौर्य वंश के जो संस्थापक थे आपके कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे आपके, चंद्रगुप्त आपके मौर्य आपके थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके बेटे बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार के बाद फिर अशोक आते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था बनाए रखना। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे, मंद औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, या तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, या औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति के विरुद्ध थे, या औद्योगिकरण की अमेरिका पद्धति के विरुद्ध थे। तो देखिए 4 नंबर का पहली बार तो अमेरिका और ये ब्रिटिश तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर जो विरोधी थे ना आपके, थे तीव्र औद्योगिकरण के विरोधी थे। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक जो इनकी है हिंद स्वराज, याद रखिए इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज, में खुद लिखा है कि भारत में तीव्र औद्योगिकरण से हजारों मजदूर, बुनकर, जुलाहे और आम जनता बेरोजगार हो गई है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। 5 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले। 5 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ के रण जिले में स्थित है। याद रखिएगा इसकी जो खोज है जेपी जोशी ने किया था, इसकी जो खोज है किसने किया था, जेपी जोशी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। जेपी जोशी ने किया था इसकी खोज, ठीक है ना, जेपी जोशी ने किया था। आंसर आपका यहाँ पर धौलावीरा आपका, ये भी गुजरात में आपका है। कालीबंगा आप सब लोग जानते ही हैं, कालीबंगा कहाँ, ये राजस्थान में आपका है ना, राजस्थान में है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। घग्गर नदी किनारे स्थित है आपका। लोथल भी आपका गुजरात में पड़ता है, लोथल भी आपका गुजरात में। और देखिए कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये धौलावीरा। धौलावीरा आपका क्या था, 3 भागों में आपका विभाजित है। प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। वैशाली में द्वितीय संगीत किसके द्वारा हुई थी। देखिए यहाँ पर अगर हम बाउल संगीत की बात करते हैं, तो पहली जो आपकी हुई थी संगीत राजगृह में हुई थी, है ना, और दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, और तीसरी आपकी कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी आपकी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। लेकिन यहाँ पर बोला गया संचालित किसने किया था, जगह का नाम नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना संचालित किसने किया था। तो पहली थी आपकी कौन थे आपके, चलिए कमेंट करती करिए। हाँ अजात शत्रु, और दूसरे कौन थे, काला शोक, है ना, काला शोक थे। 6 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, काला शोक आपको हो जाएगा। चौथे बहुत संगीत कई बार पूछा गया है, तो चौथी संगीत आपकी कनिष्क के शासनकाल में थी। पहली अजात शत्रु, दूसरी काला शोक, तीसरी अशोक, और चौथी कनिष्क के शासनकाल में आपकी हुई थी। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुने। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपको देखना है, और आपको कमेंट करना। लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, तो इसकी जो स्थापना आपने किया था, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही, यहाँ पर क्या बोला गया था, प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन करना है। तो ये देखिए ए नंबर वाला जो आपका लिखा हुआ है ना, हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान नहीं था, यहाँ पर आपको होना चाहिए था थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, थियोसोफिकल, है ना, थियोसोफिकल
थियोसॉफिकल की थी एनी बेसेंट, ये वाला तो आपका गलत है। सत्य शोधक समाज की अगर हम बात करेंगे तो ज्योतिबा फुले, यही वाला आपका क्या है, सुमेलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिए लॉर्ड मिंटो कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड कर्जन के समय आपका बंगाल विभाजन होता है 1905 में, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन आपका रद्द भी कर दिया जाता है। और लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार आप सब लोग जानते हैं 1909 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आपका आता है वो आपका 1919 में आता है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का आपको जवाब देना है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति थे प्रथम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही आपके हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका राइट आंसर। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रचना माई ट्रूथ है, याद रखिएगा माई ट्रूथ है ना। ये भी कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है, माई ट्रूथ आपकी है, ठीक है ना। माई ट्रूथ किसकी है? इंदिरा गांधी जी की है। और जवाहरलाल नेहरू की आप जानते ही हैं, भारत की खोज है ना, विश्व इतिहास की झलक कई सारी है। और इंडिया विंस फ्रीडम आपकी अबुल कलाम आजाद की है, इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? एकता प्रणाली को देखिए बात हो रही है, और एकता प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में कब शुरू किया था? 1226 में आपका एकता प्रणाली आपके लागू की थी। अगला प्रश्न बताइए, विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन विभाजित किया गया? ये प्रश्न आपका 2022 पेट में आपका पूछा जा चुका है साथियों, याद रखिएगा 2022 में इसका आंसर आपका 24 आपका टाइम जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? देखिए भारत की यामोत्तर पूछा गया है तो आंसर आपका यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी आपका होगा देशांतर वाला। आंसर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में आपको जवाब देना है। तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या होता है? आंसर आपका गुरु शिखर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, गुरु शिखर है यहाँ पे राइट आंसर। जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं 1722 मीटर है, कितना है? 1722 मीटर की ऊंचाई है, याद रखिएगा 1722 मीटर। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। 14 नंबर का देखिए आपको बताना है, तो ये आपका आंसर आपका हो जाएगा अमेजन वर्षा वन, विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? देखिए यूरेनियम खनन भंडार कहाँ पर पाए गए हैं? 15 नंबर तो आपके पाए गए हैं राजस्थान, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद अब आपके ये जो भंडार पाए गए राजस्थान में भी देखने को मिले, याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? यहाँ पर आपको बताना है नई आर्थिक नीति जो है कब अपनाई गई थी, तो ये आपकी अपनाई गई थी 1991 में। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? 17 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के जो लेखक हैं आपके, उनका नाम है आपका एम विश्वेश्वरैया है, पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? है ना, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, और उसमें आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसमें नारा भी दिया गया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ को नारा भी दिया गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर समयावधि की बात करते हैं पंचवर्षीय योजना, तो ये आपकी 1974 से लेकर 1978 की चली थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी आपकी थी, है ना। इंदिरा गांधी आपकी क्या थी? प्रधानमंत्री थी उस समय आपकी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था आपका जीएसटी 1 जुलाई, है ना। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, और ये आपका 2017 में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो आंसर यहाँ पर आपको विकल्प नंबर डी लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया फसल बीमा योजनाओं में से कौन सही नहीं है? फसल बीमा योजनाओं में से कौन सही नहीं है आपको बताना है। व्यापक यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, एक तरफ आपका व्यापक फसल बीमा योजना 2015 लिखा हुआ है, और यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 2000 लिखा हुआ है। तो 20 नंबर का यहाँ पर पहला ही आंसर आपका यहाँ पर होगा। व्यापक फसल बीमा योजना जो आपका दिया गया है ये आपका गलत दिया गया, ये आपका था 1985 था। कब था? 1985 था, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया कितना हुआ था आपका 2015, तो ये आपका गलत दिया गया, बाकी नंबर आपके सब सही थे। आंसर आपका पहला ही विकल्प आपका सही होगा। कोई धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
तो इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 21 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था, कब किया गया था? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। ये आपका प्रदान किया गया था पंचायतों को संविधान वाला आपका, हाँ यहाँ पर 22 नंबर का बी नंबर होगा, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ठीक है ना, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला प्रश्न बताइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको, है ना। यहाँ पर देखिए सुमेलित करने वाला प्रश्न है, और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि प्रश्न भी काफी बड़ा है आपका, है ना। चलो यहाँ पर बताइए, भारतीय संविधान का भाग 9, है ना, भारतीय संविधान का भाग नंबर 9 किससे संबंधित? ये तो आपका पंचायत संबंधित है, यानी यहाँ पर ए नंबर का आपका तीसरा हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग नंबर यहाँ पर 8 जो आपका है ये संघ राज्य क्षेत्र संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए की बात करते हैं। 4A में क्या है? मूल कर्तव्य आपके रखे गए हैं। भाग नंबर 4 में तो आपके रखे गए ना, नीति निर्देशक सिद्धांत रखे गए 36 से 51, और भाग नंबर 4 का ए में आपका मूल कर्तव्य है, और ये आपका नगर पालिका हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपको लगा देना है पहला ही विकल्प है 3142। अगला प्रश्न बताइए। चलो यहाँ पर बताइए, प्रश्न देखिए पूछा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है ना, कौन सा एक उपबंध नहीं है आपको बताना है। काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध ये आपका है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध ये भी आपका है। अगला देखिए विकल्प लिखा हुआ है, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, है ना, ये आपका नीति निर्देशक तत्व में आपका नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर सी नंबर वाला आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी नंबर वाला आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। है ना, बफरिंग की देखिए समस्या बताई जा रही, यहाँ तो ऐसा नहीं लग रहा है बफरिंग हो रही, है ना, बाकी यहाँ तो क्लियर चल रहा है, हो सकता है आप ही के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? 25 नंबर बताइए। तो ये आपका था निर्वाचन सुधारों से था। किससे था आपका? निर्वाचन सुधारों से था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 26 नंबर में आपको कमेंट करना है, पूछा गया निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए बेकिंग सोडा आपका होता है एक तरीके से खाने वाला सोडा, और इसका जो फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ईट पर नाचे जे टॉमसन आपका हो जाएगा, जे टॉमसन या थॉमसन। चैडविक ने आपका किया था न्यूट्रॉन का ईट पर नाचे। प्रोटॉन की रदरफोर्ड। देखिए प्रोटॉन में अगर रदरफोर्ड गोल्डस्टीन दोनों दिया होता है तो फिर आपको ऑप्शन गोल्डस्टीन वाला मानना है। अगर दोनों दिया है तो, वैसे तो रदरफोर्ड गोल्डस्टीन दोनों है, लेकिन रदरफोर्ड ज्यादा है। अगर गोल्डस्टीन अगर वर्ड आ गया है तो फिर इसको मारते हैं प्रोटॉन की, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया एक हार्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट का होता है। आसान प्रश्न था। 28 नंबर का आपका ए नंबर वाला यहाँ पर विकल्प जो है आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए सभी का आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई होती है। 29 नंबर का आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। नींबू में यहाँ पर आपको बताना है, नींबू में बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है? 30 नंबर में बताना है, नींबू में बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है? तो बहुत मात्रा में जो आपका नींबू में पाया जाता है विटामिन सी आपका, ठीक है ना, विटामिन सी आपका, इसका फुल फॉर्म रासायनिक नाम क्या होता है? स्कार्बिक एसिड होता है ना, बिल्कुल सही है। और विटामिन ए के जो स्रोत है गाजर, आम, है ना, इनमें आप आंवला वगैरह देखे होंगे। ये तो विटामिन ए का हम बता रहे हैं, ये विटामिन ए का है, गाजर, आम वगैरह, आंवला वगैरह में आपके विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। चलो यहाँ पर देखिए मैथ के प्रश्न हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न 31 नंबर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पूछा गया एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे? देखिए ऐसे प्रश्नों का आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे संख्या किसकी दी गई है, यहाँ पर अनुत्तीर्ण छात्रों की दी गई है। परसेंटेज हमारा किसमें दिया गया? उत्तीर्ण में। तो सबसे पहले हमें अनुत्तीर्ण का परसेंटेज चाहिए, क्योंकि जो संख्या दी होती है उसी का परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। तो ये 92% अगर 100 में अगर 92% अगर परीक्षार्थी अगर पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? 8%। यही 8% जो अनुत्तीर्ण है इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 480। 8% की वैल्यू दिया है 480। तो हम आपसे कहेंगे हमें निकालना कितना है? 100%। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 100% की जब वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये काट लीजिए, अच्छा 48 60 आएगा। 100 को निकालेंगे तो यहाँ पर 60 के आगे 2 जीरो और चिपका देंगे, यानी आंसर आपका हो जाएगा 6000। विकल्प नंबर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपका आसान प्रश्न था ये।
आराम से लगा सकते थे। अब देखिए एक प्रश्न अगला है, बहुत ही आसान है, फार्मूले बेस्ड है। लिखा हुआ है 0.6 की पावर 4 है माइनस 0.5 की पावर 4 है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर हम थोड़ा इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 0.6 है, इसको हम ऐसा करें, इसका स्क्वायर करके इसका होल स्क्वायर कर दें, ऐसा आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम 0.5 का स्क्वायर करके फिर इसका होल स्क्वायर कर दें, है ना, इसका होल स्क्वायर कर दें। और ये जो नीचे तो रहेगा ही, तो नीचे वाला हम नहीं लिख रहे हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब बनाएगा तो आप कहेंगे इसका जो लिखेंगे ना, एक बार क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं इसको, है ना, एक ब्रैकेट में इसको प्लस में लिखते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में आता है जी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, माइनस में आता है। ये आप लोगों ने रूल पढ़ा ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बटे में नीचे क्या रहेगा, बटे में रहेगा 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। तो ये दोस्तों इससे कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये वाला नंबर बचेगा। तो 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36 होता है। अब 0.5 का होगा मतलब 0.5 का 0.25, इसको माइनस करेंगे 0.11 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। 32 नंबर का क्या होगा, सी नंबर वाला आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसको आराम से आप लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याएं, मान लेते हैं चार संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4। चार संख्याओं में से बोला गया पहली तीन संख्याओं का और अंतिम तीन संख्याओं का दिया गया है औसत। तो देखिए अगर हम पहली तीन संख्याओं की बात करेंगे मान लो, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, अगर 3 है 16 है 48, यानी इनका तीनों का 48 होगा, टोटल सम होगा 48। और अगर इनका अगर बात करेंगे तो तीनों का सम कितना होगा, 15, यानी 15 तरीका कितना 45, इनका तीनों का सम 45 होगा। लेकिन लास्ट संख्या हमको पता है 20 है। तो अब ये दो संख्या अगर हमें निकालना हो कौन कौन सी हो सकती है, तो 45 में 20 तो हमारा पहले ही कम हो गया, अब हमारे पास बच रहा है 25। अब 25 को ऐसा करते हैं, 25 में से आप ऐसा करिए, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए 25 में, और यहाँ पर कितना आ सकता है, 25 हुआ ना आपका, 25 में और 25 25 आ रहा है, ठीक है। तो 25 के अब ऐसा करिए, यहाँ पर अगर 12 और 13, इसको ऐसा करिए, यहाँ पर अगर आप बोला गया पहली संख्या कौन सी होगी, है ना, पहली संख्या आपसे पूछा गया, आंसर यहाँ पर क्या होगा, पहली संख्या आपको बताना है, ठीक है। तीन संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम संख्या 20 है, तो बच्चा आपका 25, यानी ये अगर हम मान लेते हैं 25 में से इसको अगर हम कर लें अलग, अगर हम इसको मान लिए 11 है, ये 14 है, ये 11 है 14 है, 14 11 25, और यहाँ पर बोला था ना पहले तीन का 48, यानी 16, 16 है, अगर अगर इसमें 16 अगर ये है मान लो 11 14, और चार संख्याओं में से कितना है 48, 48 इसमें माइनस करो कितना आएगा, 8 में 5 गया 3, 23 आ रहा था, ठीक तो है 23 आ रहा था। तो 11 11 हमने बांट के 23, यहाँ पर 23 आएगा, 23 आ जाना चाहिए, है ना, 23 11 45 सही तो है, 23 आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 आएगा आपका, ठीक है ना। है ना, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर 23 आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 23 यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा। या एक तरीके से आप और लगा सकते हैं, अगर इस तरीके नहीं समझ पाए, मान लो तीन संख्याएं थी, हमने मान लिया a प्लस बी प्लस सी करके मान लेते हैं, तीन संख्याएं थी, इनका टोटल कितना आ रहा है आपका 48 आ रहा है। ए बी सी डी मान लो, यहाँ लिख ले रहे हैं ए बी सी डी, ए बी सी था ये, अब आएगा बी प्लस सी प्लस डी, है ना, इनका टोटल कितना आएगा आपका, इनका आएगा 45। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे पहले वाले में से, तो यहाँ से बी कैंसिल हो गया, सी से सी, यानी ए माइनस डी बराबर आपका 3 आ जाएगा, ए माइनस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। और हमें अंतिम संख्या पता ही था, यहाँ पर कितना 20 है, अब 20 इधर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी ए बराबर कितना आएगा 23। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 34 नंबर आपसे पूछा गया है, बताना है 36 गुणे 18 और 120। देखो ये बहुत आसान प्रश्न है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, आराम से घर में कर सकते हैं, है ना। इसको देखिए 34 नंबर में तो कुछ करना ही नहीं है। देखो इसको हम 6 को अगर ब्रेक करना चाहें तो इसको ले सकते हैं 6 का स्क्वायर, 18 को ले सकते हैं 6 गुणे 3, 125 को ले सकते हैं 5 की पावर 3, 75 को ले सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3, लिख सकते हैं ना इसको इस तरीके से। अब देखिए 3 से 3 हम कैंसिल कर ही सकते हैं,
ठीक है ना। 3 से 3 क्या है, कैंसिल कर ही सकते हैं। और ये आपका आ गया, ऊपर आ गया 6 की पावर 3, नीचे आ गया 5 की पावर 5, 6 की पावर 3, 5 की पावर 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 35 नंबर बताइए। देखो 35 नंबर में 121 लिखा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं एक्स होगा, यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी 81। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 181 इंटू कितना 81। एक्स बराबर इसका रूट निकालेंगे, जब रूट निकालेंगे तो इसका मतलब 11 आएगा और इसका मतलब 9 आएगा। कितना आ गया 99। आंसर क्या आएगा 99। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलो आगे बताइए, यहाँ से हिंदी के प्रश्न आपके स्टार्ट है। ठीक है, नेटवर्क इशू बता रहे हैं सभी लोग, हो सकता है। यहाँ तो फिलहाल हमें तो सही दिख रहा है ना, यहाँ तो सही दिख रहा है। अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम मानते भी हैं कि हो सकता है स्पीड इसकी स्लो है ना। चलो इसको हम कल देखते हैं। चलिए आप बताइए, यहाँ पर उच्छवास का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 36 नंबर। उच्छवास का संधि विच्छेद की बात करते हैं, यहाँ पर उत प्लस श्वास हो जाएगा, 36 नंबर का सी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ होता है। पेट में दाढ़ी होना, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अगम्य हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होगा, 39 नंबर। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची आपका होता है ये आपका हो जाएगा शार्दुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही है। अतिवृष्टि शब्द का विलोम बताइए, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है। तो अतिवृष्टि का जो विलोम आपका होगा अनावृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि आपका सही है। यहाँ से देखिए हमारे प्रश्न आपके 46 नंबर से आपके रीजनिंग के स्टार्ट है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज टाइप का दिया है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 364 183 है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि 364 183 में क्या कॉम्बिनेशन किया गया है, कौन सा तरीका है, ये आपको देखना है, तभी आप आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। तो देखिए पहले तो कई बार क्या होता है इसका, आप आधा करिए, 364 का आधा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 6, 182 आ रहा है। 183 लिखा गया, हो सकता है इसमें एक ऐड कर दिया गया होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका आधा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिरका 6, 1, यानी यहाँ पर आएगा 231। और जब हम इसमें एक जोड़ देंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 232 आपका हो जाएगा। आसान प्रश्न था। यहाँ पर देखिए चारों में से आपको विषम बताना है, विषम यहाँ पर क्या होगा, है ना। विषम आपको यहाँ पर बताना है, आंसर क्या होगा। तो चलिए विषम की अगर हम बात करेंगे तो देखो इसमें कई सारे आपके ऑप्शन है, किसी तरीके से लगाएंगे आपका एक प्रश्न आराम से लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो पहले आप देखेंगे, आप इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये नंबर आपका 5 से कट रहा है, ये बाकी 5 से नहीं कट रहे हैं, है ना, बाकी 5 से नहीं कट रहे हैं। तो एक तो लॉजिक ये हो सकता है, बट ये लॉजिक आपको नहीं लगाना है, आपको स्क्वायर वाला जो क्यूब वाला, इस तरह कोई लॉजिक अगर बनता है तो पहले उसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए 733 की अगर हम बात करते हैं, तो 733 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपका 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब आपका कितना होता है, 9 का क्यूब आपका होता है 729 होता है ना, 729 होता है, और इसमें 4 आपका जोड़ा गया है, 733 आ रहा है। इसी प्रकार देखेंगे 514 में, ये 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, 500 कितना होता है आपका 8 का क्यूब, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना 512 आएगा, 512 आएगा। अब 512 में से 2 जोड़ा गया है तो कितना आ गया, 514 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको देखेंगे 218 को, 218 जो आपका है ये 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। इसमें भी 2 जोड़ रहे हैं तो 218 आपका प्राप्त हो रहा है। अब इसका देखेंगे 345 का, ये 7 का क्यूब होता है 343, और यहाँ पर भी 2 जोड़ने पर आपका आ रहा है 345। यानी आप देख रहे हैं बाकी बी सी डी ऐसे नंबर है जिनका क्यूब तो कर रहे हैं और 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका नंबर प्राप्त हो जा रहा है, बट इसमें नहीं प्राप्त होता, तो इसको वरीयता देंगे। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, ये देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है। प्रश्न है आपका, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना, आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया पी जो है क्यू का भाई है ना। पी जो है आपका ये मान लेते हैं पी है, और किसका भाई है, क्यू का भाई है ना। पी जो है क्यू का क्या है, भाई है ना, भाई मान लेते हैं, प्लस लगा देते हैं, क्यू का भाई है। एस जो है पी का पिता है, एस है, यानी इसका जो पिता है कौन है भैया, एस है ना, एस जो है पी का पिता है। और आर एस का भाई है, यानी आर जो है एस का क्या, ये दोनों भाई हैं, हाँ ये दोनों प्लस हो गए जेंडर में। और यहाँ पर बोला यदि टी आर की माँ है, टी जो है आर की माँ, यानी इनकी जो माँ है कौन है भैया, टी है ना, ये टी लिखा हुआ है, ये टी है, याद रखिएगा, टी ऊपर वाला, टी क्या है, माँ है। तो बोला गया है तो पी का टी से क्या संबंध होगा, पी अच्छा टी का संबंध क्या होंगे, पापा
है ना, पापा के भाई मतलब मम्मी, तो एक तरीके से देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पी कौन भैया, पोता तो होगा ना, है ना, पोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पोता, देखो भाई चाचा पिता तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न आपके सामने है 49 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही आसान है, आराम से लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 5 जनवरी से हम ऐसा करते हैं, 5 जनवरी से हम 5 जनवरी 2013 तक निकाल लेते हैं कौन सा हमारा दिन होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 जनवरी ये है आपका, और ये 2011 से हम निकाल लेते हैं 5 जनवरी 2013। तो देखिए 11 के बाद 13, ठीक है ना। तो 11 तो आपका जनवरी पूरा कंप्लीट हो गया, साधारण वर्ष है। फिर इसके बाद 2012 आएगा, 2012 में फरवरी आपकी क्या होगी, 29 दिन की होगी। यानी 2011 में तो आपका एक दिन हो ही रहा है, फिर 2012 में आपके 2 दिन होंगे, फरवरी 29 दिन की होगी तो उसमें विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। 2013 में तो फरवरी आएगा ही नहीं, तो 3 दिन तो आपके एक्स्ट्रा इधर हो गए। तो ये जो 2011 को दिन दिया होगा, कौन सा दिन दिया था आपका, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार से 3 दिन आगे जोड़ लीजिए, तो बृहस्पतिवार के बाद 3 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसका मतलब 5 जनवरी 2013 को दिन कौन सा था आपका, रविवार था। हमको ये पता चल गया कि 5 जनवरी 2013 को रविवार था, ठीक है ना। और प्रश्न में आपसे पूछा गया 1 तारीख को क्या था, तो 1 तारीख इससे कम कर लीजिए। तो देखिए 5 को अगर मान लीजिए रविवार है तो 4 को क्या रहा होगा, शनिवार, है ना, 3 को शुक्रवार, 3 को शुक्रवार, 2 को बृहस्पतिवार, 1 को बुधवार। यानी आंसर आपका यहाँ पर बुधवार वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपका है जो कि बहुत आसान ये भी है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, प्रश्न देखिए पूछा गया सभी तारे चंद्रमा है ना। सभी के सभी तारे क्या है, सभी के सभी तारे क्या है, चंद्रमा है आपके। सभी के सभी तारे चंद्रमा है, सभी चंद्रमा ग्रह हैं, सभी चंद्रमा क्या है, ग्रह हैं। और सभी ग्रह क्या गोल हैं, सभी ग्रह क्या गोल हैं, सभी ग्रह क्या गोल हैं। पूछा गया सभी चंद्रमा के तारे, क्या सभी चंद्रमा बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, यहाँ कम होता है, सभी तो हो ही नहीं सकता है। सभी तारे गोल हैं, हाँ सभी तारे गोल है, ये सही है। यानी यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही है, केवल दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। चलिए 51 नंबर देखिए आपको कमेंट करना है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। हाल ही में, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा, है ना, यहाँ पर बताइए 51 नंबर का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रवनीत कौर, ठीक है ना। आंसर यहाँ पर क्या होगा, 51 नंबर का आपका सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, निम्न में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। हाँ उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका आयुष्मान खुराना। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। 52 नंबर का आपका डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया है ना। कौन सी योजना का शुभारंभ किया आपको बताना है। तो 53 नंबर का आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत धरोहर योजना। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है ना। 54 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है फिनलैंड, बिल्कुल सही है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी, याद रखिएगा इसकी राजधानी कौन सी है आपकी, हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। हाँ ये आपका है LVM-3M4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 55 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए 56 नंबर, फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है। तो 56 का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर वाला विकल्प लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है,
केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग बताना व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ये प्रश्न आसान है, सभी का जवाब सही आना चाहिए और ये कर दिया गया 7 लाख रुपया। कितना? 7 लाख रुपया कर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? 58 नंबर आपको बताना है। 58 का आंसर आपका हो गया स्कॉटलैंड, है ना। स्कॉटलैंड आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, आपका ए नंबर आपका सही है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मासिक धर्म में छुट्टी देने वाला, जो अवकाश देने वाला, वो आपका स्पेन देश है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 59 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा भायखला, मुंबई में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 60। अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? हाँ, अमरोहा यहाँ पर बताया जा रहा है ढोलक मतलब राज्य पूछा गया है। हाँ, अमरोहा बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 60 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। उत्तर प्रदेश, अमरोहा उत्तर प्रदेश है ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया क्रोएशिया की मुद्रा क्या। देखिए क्रोएशिया की मुद्रा तो पहले आपकी कुना थी, ठीक है ना, बट ये अब आपकी चेंज हो गई, हालांकि अपडेट नहीं है। क्रोएशिया की जो मुद्रा है अभी 1 जनवरी 2023 से यूरो अपना लिया। कौन सी अपना लिया? यूरो। तो ठीक है ना, तो ऑप्शन में यूरो देना चाहिए था। अगर यूरो नहीं दिया तो फिर कुना वाला ही मार दीजिए, कुना पहले थी और 1 जनवरी 2023 से यूरो अपना लिया है, याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। तो यूरो होना चाहिए, अगर यूरो नहीं दिया है तो फिर आपको कुना वाला मार देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान में यूरो है। अगला प्रश्न बताइए, किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 62 नंबर बताइए। चलिए 62 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया, हर साल 22 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय सब्जी संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह आपका वाराणसी में है। 63 नंबर का आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका वाराणसी। अगला प्रश्न बताइए, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है ना, कौन सा कथन आपका सही है बताना है। लिखा हुआ ये कभी भंग नहीं हो सकता। देखिए उच्च सदन आपका होता है राज्यसभा, और राज्यसभा आपको पता है कभी भंग नहीं हो सकता है। यूपी में अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की सीटें कितनी? 31 हैं। लोकसभा कितनी? 80 है। लोकसभा आपका कैसा होता है? निम्न सदन होता है, और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र जरूरत है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाई कनाल कहाँ पर स्थित है? 65 नंबर आपको बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट करिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पलनी पर्वत। भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ, है ना, किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए भूटान। अगर हम भूटान की बात करते हैं तो सिक्किम के साथ है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। आंसर आपका विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। अगर मुद्रा की बात करते हैं, भूटान की मुद्रा कौन सी है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मुद्रा जो आपके न्यू गल्ट्रम है, याद रखिएगा। न्यू आपका क्या है? न्यू गल्ट्रम है, ठीक है ना, न्यू गल्ट्रम, न्यू गल्ट्रम है, ठीक है ना, न्यू गल्ट्रम है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? 67 नंबर बताइए। मड़ई महोत्सव जो आपका मनाया जाता है ये आपका होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है त्योहार आपका है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? 68 नंबर देखिए आपको कमेंट करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आपका है बेसबॉल है ना, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक टीम में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। खिलाड़ी 9 खिलाड़ी आपके होते हैं बेसबॉल। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? 69 नंबर। तो ये आपका द हेग में है। आंसर आपका होगा द हेग कहाँ है? नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड। द हेग में आपका है, याद रखिएगा, नीदरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका कौन है? 70 नंबर आपको बताना है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की अगर हम लेखक की बात करते हैं तो किरण बेदी है। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों जो आपका ये टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।